हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कुलफशा और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल ड्यू एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है वो बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की होने वाली है और ये आपका सेमेस्टर सेकंड है। ठीक है, सेकंड सेमेस्टर में जो आपका सब्जेक्ट है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशन थ्योरीज कॉन्सेप्ट एंड डिबेट। अगर आपके पास भी ये सब्जेक्ट है जिसका नाम हिंदी में है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का परिचय, सिद्धांत, अवधारणाएं और वाद विवाद। अगर आपके पास ये सब्जेक्ट है तो ये वीडियोस आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखिए, इन वीडियोस के माध्यम से जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर हैं, जो भी फुल बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर हैं, उन्हें हम कवर करेंगे। चाहे आपने बुक पढ़ी हो या नहीं पढ़ी हो, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप हर चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देख पाएंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना एंड देखने के बाद अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, क्योंकि जिस तरह से ये वीडियोस आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इस तरह से आपके फ्रेंड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए फिर हम लोग बिना देरी करे आज की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ का पार्ट 1 है उसको स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है। अब देखिए, बुक ही अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के ऊपर है तो जाहिर सी बात है ये तो क्वेश्चन बनेगा ही कि आखिर अंतर्राष्ट्रीय संबंध होते क्या हैं, ताकि आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उसको चेक किया जा सके, या फिर उसको समझने के लिए, या आपको समझ में आता है या नहीं, इस चीज़ के लिए ये क्वेश्चन बनना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम देखेंगे परिचय से। परिचय में आप लिखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंध राजनीतिक विज्ञान की एक प्रमुख शाखा है, क्योंकि हम इसमें राजनीतिक विज्ञान में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को जानते हैं या पढ़ते हैं। ठीक है, जो राष्ट्र के बीच होने वाले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों का अध्ययन करती है। क्योंकि देखिए, जो भी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संबंध होते हैं उनका अध्ययन इसमें किया जाता है। एक बहुआयामी क्षेत्र है जिसमें केवल राष्ट्रीय राज्य नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन, बहुआयामी कंपनियां, गैर सरकारी संगठन और व्यक्तियों की भूमिका भी शामिल होती है। यानी इसके अंतर्गत ये एक विषय ना होकर बहुआयामी विषय है, बहुआयामी चीज़ें हैं इसमें, यानी एक चीज़ ना होकर बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसमें हम राष्ट्रीय की कोई भी संगठन हो गया, बहुआयामी जो कंपनियां हो गई, गैर सरकारी संगठन हो गए, या व्यक्तिगत जो भूमिका है, जो भी व्यक्ति की भूमिका होती है, इन सभी को इसमें चर्चा करते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे परिभाषा से। परिभाषा में आप लिखेंगे प्रो हैंक्स मार्गेनथाउ के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संबंध राजनीति के बीच शक्ति के संघर्ष को अध्ययन है। यानी मार्गेनथाउ जो है वो कहते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है वो राजनीति के बीच शक्ति का संघर्ष है। एंड देखिए, ये जो जितने भी परिभाषाएं हैं, जितने भी चिंतित लोग हैं, इनकी जो परिभाषा है आपको एज इट इज लिखनी होती है, आप इसमें चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है, वहीं पाल कैनेडी और जोसेफ नाय जैसे विद्वानों ने इसे सहयोग, संघर्ष और पारंपरिक निर्भरता की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया। और इन दोनों ने बताया कि सहयोग, संघर्ष और जो पारंपरिक निर्भरता होती है, जो हम एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, उस पर इन लोगों ने इसे परिभाषित किया है, या इस रूप में इन्होंने देखा है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे मुख्य घटक। अगर हम इसके मुख्य घटक की बात करें तो इसमें आप लिखेंगे राज्य और संप्रभुत्वता। राष्ट्रीय राज्य अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्राथमिकता इकाई है, क्योंकि यहाँ हम इसे प्राथमिक इकाई यानी फर्स्ट इकाई के रूप में देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे विदेशी नीति। हर देश की अपनी विदेश नीतियाँ होती हैं जो उनके हितों और उद्देश्यों के आधार पर तय की जाती हैं। जैसे कि हमारे भारत की भी विदेश नीति हैं जो हमारे हित या फिर उद्देश्य के आधार पर होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जैसे संयुक्त राष्ट्र जिसे हम यूएनओ भी बोल देते हैं, या विश्व बैंक जिसे हम आईएमएफ भी बोलते हैं, या फिर आप इसमें डब्ल्यूटीओ यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे युद्ध और शांति। युद्ध के कारण प्रभाव और शक्ति स्थापना की प्रक्रिया भी इसका महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि युद्ध के कारण जो प्रभाव पड़ता है, शक्ति होती है, उसको स्थापना भी करना इसका इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है, यह इसका महत्वपूर्ण हिस्सा है। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे अंतर्राष्ट्रीय कानून और नैतिकता। देशों के बीच व्यापार को नियंत्रित करने वाले नियम और सिद्धांत की इसमें ये शामिल होते हैं। यानी जो भी व्यापार को नियमित करते हैं या फिर एक तरह से बैलेंस करते हैं, उन नीतियाँ या फिर उन चीज़ों को भी इसमें शामिल किया जाता है। अगर हम इसके महत्व की बात करें तो महत्व में आप लिखेंगे यह देशों के बीच बेहतर संबंध स्थापित करने में सहायक है, ताकि जो देश हैं उनके बीच जो बेहतर संबंध है वो बन सके, लड़ाई झगड़ा जो है उसे समाप्त किया जा सके। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे
वैश्विक समस्याओं जैसे आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, परमाणु प्रयास आदि के समाधान के लिए सहयोग बढ़ावा देता है। क्यों बढ़ाता है ये? क्योंकि देखिए, अगर आतंकवाद को नहीं रोका जाए तो पूरी पृथ्वी, पूरे सभी देशों को नुकसान है। जलवायु परिवर्तन हो तो इससे भी पूरे देशों को नुकसान है, यानी विश्व के सभी देशों को। और परमाणु जो परीक्षण होते हैं उससे भी विश्व के सभी देशों को नुकसान है। कहने के लिए सभी देश अब ज़्यादातर, मैं हर किसी देश की बात नहीं कर रही, बट हाँ, ज़्यादातर सभी के पास परमाणु हथियार है। जैसे हमारे देश के पास, पाकिस्तान के पास, हम सभी के पास है। तो परमाणु जो परीक्षण है वो कहीं न कहीं हमारे जो पर्यावरण है उसको नुकसान पहुँचाता है। इसीलिए इसको रोकने का भी कार्य करता है। लेकिन हर देश अपनी सुरक्षा के लिए भी रखता है परमाणु हथियार। आपको याद होगा, जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था तो अमेरिका ने जापान के जो हिरोशिमा और नागासाकी है वहाँ पर परमाणु बम गिराया था, और आज तक, यानी द्वितीय विश्व युद्ध से आज तक उसका जो इफ़ेक्ट है वो देखने को मिलता है। वहाँ के जो बच्चे हैं अभी भी विकलांग पैदा होते हैं, जो परमाणु बम का एक बहुत ज़्यादा हम नुकसान देख सकते हैं, जो आज की जनरेशन भी भुगत रही है। इसी वजह से परमाणु बम को रोकने का कार्य भी करता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे, वैश्वीकरण के युग में आपसी निर्भरता को समझने में सहायक है। क्योंकि देखिए, वैश्वीकरण के युग में जो आपसी निर्भरता है, क्योंकि कोई भी देश पूरी सुपीरियर या ये कहें अपने ऊपर ही डिपेंड नहीं है, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी के ऊपर डिपेंड है। तो उसकी जो निर्भरता है उसको समझने का प्रयास करता है। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप लिखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संबंध आज के वैश्विक यथार्थ को समझने का एक आवश्यक महत्व बन गया है। किस तरह से, ये अभी हमने देखा है। हमें विश्व राजनीति के बदलते स्वरूप, शक्ति संतुलन और शक्ति स्थापना की प्रक्रिया को समझने की दृश्य प्रदान करता है। क्योंकि जो शक्ति स्वरूप है और शक्ति संतुलन है, शक्ति की स्थापना है, इन सभी को समझने या फिर इन सभी को समझने का दृष्टिकोण देता है। अतः इसका अध्ययन न केवल अकादमिक दृष्टि से बल्कि व्यवहारिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यानी हमारी जो अकादमिक जो स्टडी वाली चीज़ें होती हैं उन्हीं से रिलेटेड नहीं, बल्कि जो हमारे व्यवहार, जो हमारे जीवन में होती हैं चीज़ें, उनसे भी रिलेटेड है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ठीक है, यानी हमारे जीवन में भी इम्पॉर्टेंट है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेस्टफेलिया संधि की व्याख्या कीजिए तथा यह किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के उद्भव से संबंधित है, वर्णन कीजिए। यानी वेस्टफेलिया की जो संधि है वो क्या है, ये आपको बताना है, और ये किस प्रकार से जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उनसे उभरती है या उनसे संबंधित है, ये आपको वर्णन करना है। ठीक है, तो हम देखेंगे परिचय से। परिचय में आप लिखेंगे, वेस्टफेलिया संधि आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय संबंध के इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है, यानी सबसे इम्पोर्टेंट घटना में से एक है। यह संधि सन 1648 में यूरोप में 30 वर्ष तक चले इन विनाशकारी धार्मिक युद्धों के अंत के रूप में हुई थी। यानी देखिए, ये जो संधि है ये 1648 में एक युद्ध शुरू हुआ था जो कि 30 वर्ष यानी 30 साल तक चला था। यानी 1680 से स्टार्ट हुआ था और 1648 तक वो युद्ध चला था। और ये जो युद्ध था ये एक धार्मिक युद्ध था, जिसके अंत या फिर उसको रोकने के लिए वेस्टफेलिया की जो संधि है वो की गई थी। ठीक है, आगे हम देखेंगे, इस संधि ने न केवल यूरोप में शांति स्थापित की बल्कि आधुनिक राज्य व्यवस्था और संप्रभुता की अवधारणा की नींव भी रखी है। क्योंकि यहाँ अब हम आधुनिक राज्य ही नहीं बल्कि जो संप्रभुता है उसको भी देख सकते हैं। यही कारण है कि वेस्टफेलिया संधि को अंतर्राष्ट्रीय संबंध के उद्भव की ऐतिहासिक शुरुआत भी माना जाता है। क्योंकि यहीं से बाद या इसके बाद जो टर्निंग पॉइंट था वो होता है, जिसकी वजह से यहाँ का जो ऐतिहासिक संदर्भ है या फिर ऐतिहासिक उद्भव है वो शुरू होगा। क्योंकि यहाँ से इनका जो धार्मिक संघर्ष था वो खत्म हो जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे वेस्टफेलिया संधि की पृष्ठभूमि। अगर हम इसकी पृष्ठभूमि की बात करें तो इसमें आप लिखेंगे, सन 1680 से यूरोप में विशेषकर जर्मनी के क्षेत्र में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट गुटों के बीच तीव्र धार्मिक संघर्ष शुरू हो गया। यानी ये ज़्यादातर जो मेनली जो इसका केंद्र था वो जर्मनी था, जहाँ इन दो के बीच में जो धार्मिक संघर्ष है वो बढ़ने लगा। यह युद्ध केवल धार्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक और क्षेत्रीय वर्चस्व की लड़ाई भी बन चुका था। यानी शुरुआत इसकी धार्मिक से हुई थी, लेकिन आगे चल के ये राजनीति और जो क्षेत्रीय वर्चस्व होता है या क्षेत्रीय जो वर्चस्व है उससे भी हो गया था। प्रमुख शक्तियाँ जैसे स्पेन, फ्रांस, स्वीडन और पोप आदि इसमें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सम्मिलित थे। इसमें लंबे और विनाशकारी संघर्ष से अतः हेतु 1648 में जर्मनी के वेस्टफेलिया क्षेत्र में संधि हुई, जिसे सामूहिक रूप से वेस्टफेलिया संधि कहा गया। यानी देखिए, इतना लंबा संघर्ष रहा जिसमें स्पेन, फ्रांस और स्वीडन ये सभी जो देश थे ये शामिल थे इसमें। और लास्टली जाकर जो 1648 है, जर्मनी के जो वेस्टफेलिया क्षेत्र है वहां पर ये संधि हुई थी, इसीलिए इसे
वेस्टफेलिया की संधि कहा जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे मुख्य जो विशेषता है, इसमें हम देखेंगे राज्य की संप्रभुत्वता को सामान्यता, किस तरह से जो राज्य की संप्रभुत्वता है उसको सामान्यता मिली। इसमें आप लिखेंगे इस संधि ने पहली बार प्रत्यक्ष राष्ट्र को एक स्वतंत्र और संप्रभुत्व इकाई के रूप में मान्यता दी, उनके आंतरिक मामलों में स्वतंत्र है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे धार्मिक सहिष्णुता। संधि ने कैथोलिक, लूथरन और कैल्विनिस्ट धर्म के अनुयायियों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की, जिससे यूरोप में धार्मिक युद्धों का अंत हुआ। यानी ये जो थे यही आपस में लड़ रहे थे, तो इन्हें धार्मिक स्वतंत्रता दी गई ताकि जो युद्ध है उसका अंत हो सके। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे राज्य केंद्रित व्यवस्था की शुरुआत, किस तरह से जो राज्य केंद्रित व्यवस्था है उसकी शुरुआत हुई। इसमें आप लिखेंगे अब तक यूरोपीय राज्यों में चर्चों की सर्वोच्चता थी, लेकिन इस संधि के बाद राज्य की अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की केंद्रीय इकाई बन गई। यानी अब तक जो था वो चर्च ही यहाँ पर सारी चीज़ें करता था, लेकिन धीरे धीरे यहाँ की जो केंद्रीय इकाई है वो अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है वो बनने लगे थे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे कूटनीति और संधि व्यवस्था की मान्यता, किस तरह से देशों के बीच स्थानीय शक्ति बनाए रखने हेतु कूटनीति, संधि और वार्ताओं की भूमिका की मान्यता मिली ताकि जो युद्ध है या ये कहें जो संघर्ष है उसको कम किया जा सके। इसीलिए कूटनीति, संधि और जो वार्ता है यानी जो बातचीत है उसको बढ़ावा दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के उद्भव में योगदान, किस तरह से जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उनका उद्भव हुआ। इसमें आप लिखेंगे आधुनिक राज्य प्रणाली की नींव, किस तरह से आधुनिक राज्य प्रणाली की नींव रखी गई। वेस्टफेलिया संधि ने एक ऐसी प्रणाली की शुरुआत की जिसमें राज्य संप्रभुत्वता इकाई है और वह एक दो आधारशिला सरे के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते, आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय संबंध की है। यानी देखिए जो वेस्टफेलिया की संधि है उसमें ये भी कहा गया कि कोई भी एक दूसरे के जो आंतरिक मामले हैं उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, जिसकी वजह से जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है वो शांति बनी रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे संप्रभुत्वता का सिद्धांत, किस तरह से आज के अंतर्राष्ट्रीय कानून में राज्य की संप्रभुत्वता सर्वोपरि मानी जाती है। यह सिद्धांत वेस्टफेलिया संधि से ही जन्मा। यानी देखिए अब राष्ट्र की जो संप्रभुत्वता है उसको सर्वोपरि यानी सबसे ऊपर माना जाता है, और ये जो चीज़ उभरी थी ये वेस्टफेलिया की संधि से ही आई थी। नेक्स्ट अब हम देखेंगे राज्य हित केंद्रीय दृष्टिकोण, किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अब धार्मिक या नैतिक मूल्य नहीं बल्कि राज्य हित के आधार पर संचालित होने लगी थी, क्योंकि अब जो राज्य हित है उसको इम्पोर्टेंस देने लगे या उसे इम्पोर्टेंट मानने लगे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे क्लासिकल यथार्थवाद का आधार, किस तरह से जो क्लासिकल यथार्थवाद है वो इसका आधार बना। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के यथार्थवादी दृष्टिकोण में शक्ति, हित और संप्रभुत्वता की केंद्रीय भूमिका है। यह सोच वेस्टफेलिया के विकसित हुई। यानी ये जो सोच है, ये जो शक्ति, हित है, ये जो संप्रभुत्वता का केंद्र बनी है, ये वेस्टफेलिया की संधि की वजह से ही बनी है। ठीक है, अब हम देखेंगे निष्कर्ष में आप लिखेंगे वेस्टफेलिया संधि न केवल यूरोप में स्थायी शक्ति का प्रसार थी बल्कि इसने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को एक नई दिशा दी। यानी देखिए ये सिर्फ जो प्रभावी प्रसार है वही नहीं बल्कि एक नई दिशा के रूप में उभरी थी। यह संधि आधुनिक राष्ट्रीय व्यवस्था, संप्रभुत्वता, कूटनीति और आपसी सह अस्तित्व की नींव बनी। किस तरह से बनी यह भी हमने देखा, क्योंकि देखिए इसने जो संधि है ये जो है ये सिर्फ एक संधि ना होकर जो यहाँ पर एक तरह से जो संघर्ष हो रहा था उसको रोकने का कार्य करती है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विकास में यह एक मील का पत्थर है और आज भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की मूलभूत संरचना को निर्धारित करती है, क्योंकि ये देखिए एक मील का पत्थर यानी ऐसी चीज़ है जो आज भी टिकी हुई है, इसकी वजह से वहाँ आज भी शांति है। तो इस वजह से ये जो है ये अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति है उसकी मूलभूत जो संरचना है उसको भी प्रभावित करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन क्यों करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांत पर चर्चा कीजिए। यानी जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उनका हमें अध्ययन क्यों करना चाहिए, क्यों पढ़ने चाहिए आखिर, या फिर अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो हैं उनके जो सिद्धांत हैं वो क्या क्या हैं। अब आप ही बताइए, आप लोग अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है वो पढ़ रहे हैं, पर क्यों पढ़ रहे हैं, क्या ज़रूरत है आप लोगों को पढ़ने की, तो सोचने वाली बात है। चलिए इसका आंसर देखेंगे। आंसर में आप लिखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंध राजनीतिक विज्ञान की वह शाखा है जो विभिन्न राष्ट्रीय के बीच होने वाले संबंधों, संघर्षों, सहयोग और नीति निर्माण का विश्लेषण करती है। यानी जो भी
राजनीति है या फिर जो भी राज्य हैं उनके बीच जो संबंध है, संघर्ष है, सहयोग है, नीति निर्माण है, उन सभी का विश्लेषण इसमें किया जाता है। यह अध्ययन न केवल शांति और युद्ध जैसे विषयों को समझने में सहायक है, बल्कि वैश्वीकरण, कूटनीति, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और वैश्विक समस्याओं की समझ भी प्रदान करता है। यानी ये सिर्फ शक्ति या फिर युद्ध के बारे में ही नहीं बताता, बल्कि जो वैश्वीकरण है, कूटनीति है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, वैश्विक समस्याएं हैं, उनको भी समझने में मदद करता है, क्योंकि हमें अपनी जो समस्याएं हैं या वैश्विक समस्या हैं उनको जानना चाहिए। ठीक है, अब हम देखेंगे हमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन क्यों करना चाहिए, आखिर क्या वजह है जो हम लोग अंतर्राष्ट्रीय जो अध्ययन है, अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है उनका अध्ययन करते हैं। तो पहला आप लिखेंगे विश्व राजनीति की समझ। किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन हमें यह समझने में सहायक सहायता करता है कि विभिन्न देश अपनी विदेश नीतियों कैसे बनाते हैं और वैश्विक निर्णय में उनकी क्या भूमिका है। यानी सभी देशों की जो विदेश नीतियां हैं हम उनको समझ पाते हैं और वो किस तरह से कोई भी निर्णय लेते हैं, वैश्विक जो निर्णय है वो किस तरह से लेते हैं और उनकी क्या भूमिका होती है, ये चीज़ हम समझ पाते हैं सभी देशों के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे वैश्विक समस्याओं के समाधान हेतु। यानी जो वैश्विक समस्याएं होती हैं जो विश्व स्तर पर होती है, ग्लोबल स्तर पर होती हैं, ऐसी समस्याओं के समाधान के लिए किस तरह से जलवायु परिवर्तन हो गया, आतंकवाद हो गया, महामारी हो गई, परमाणु प्रसार हो गए जैसे वैश्विक मुद्दों का समाधान केवल अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से ही संभव है। यह सहयोग की प्रक्रिया को समझने के लिए हमें अध्ययन की आवश्यकता होती है या अध्ययन करना होता है, ताकि हम जलवायु परिवर्तन, अंतर्राष्ट्रीय जो महामारी है, परमाणु प्रयास है, इन सभी को समझ सकें और किस तरह से किस देश को कहाँ झुकना चाहिए ये चीज़ हम समझ सकें। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे और सुरक्षा की स्थापना। किस तरह से इसमें आप लिखेंगे युद्ध और संघर्ष के कारणों का अध्ययन कर शक्ति स्थापित करने की रणनीति बनाने ही जा सकती है। यानी देखिए अगर हम युद्ध और संघर्षों का कारण जान लें कि आखिर वजह क्या है, तो हम जो स्थापना करना चाहते हैं उसकी रणनीति बना सकते हैं। जैसे कि अगर एग्जाम्पल लूँ, अगर आपको पता चल जाए कि आपकी बुक में ये जो पॉइंट्स है आपको नहीं आते, आप फिर क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को पढ़ लेंगे, वो हो गई आपकी रणनीति। जिससे क्या होगा, आप बहुत अच्छे नंबर गेन कर पाएंगे। इस वजह से जो प्रॉब्लम है, जो कारण है वो पता होनी चाहिए, फिर उससे रणनीति बनानी चाहिए, ताकि जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है या कोई भी समस्या है उसको सुलझाया जा सके। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कूटनीति और वार्ताओं का महत्व। यानी कूटनीति और वार्ताओं का भी महत्व है। किस तरह से आप इसमें लिखेंगे, यह अध्ययन देशों के बीच संवाद, संधि और समझौतों की प्रक्रिया को स्पष्ट करता है, जिससे टकराव को टाला जा सकता है। यानी देखिए अगर कोई भी बात हो जाए, अगर आपके फ्रेंड सर्कल में भी कोई बात हो जाए, अगर आप उसे बातचीत करके सुलझा लें, तो जो टकराव है या जो लड़ाई चीज़ है वो बच जाती है। इसी तरह से जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है वो शक्ति, शांति और जो बातचीत है उसको बढ़ाता है और जो टकराव है उसको रोकने का कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे आर्थिक सहयोग और वैश्वीकरण। किस तरह से व्यापार, विदेश और वैश्विक आर्थिक सहयोग के लिए देश के बीच संबंधों की समझ जरूरी है, ताकि जो देश हैं वो एक दूसरे की जो संबंध है या ये कहें एक दूसरे की जो ज़रूरत है उसको समझ पाएं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रमुख सिद्धांत। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रमुख सिद्धांतों की बात करें, जो कि हमसे क्वेश्चन में भी पूछा गया था, तो इसमें पहला आप लिखेंगे यथार्थवाद। ये एक प्रमुख सिद्धांत है। किस तरह से इसके जो मुख्य विचार हैं वो शक्ति और राष्ट्रीय हित होते हैं। यानी इसके अंतर्गत जो प्रमुख इसके विचार हैं उसमें शक्ति और राष्ट्रीय जो हित है उसको प्रमुख माना जाता है। और अगर हम इसके प्रमुख विद्वानों की बात करें तो हांस मार्गेनथाउ और सीडियस जो हैं इसके प्रमुख विद्वान हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे, ये मानते हैं कि राष्ट्रीय स्वार्थी होते हैं और शक्ति संतुलन बनाए रखने की प्राथमिकता होती है। यानी जो राष्ट्रीय हैं वो स्वार्थी होते हैं, सब अपने अपने बारे में सोचते हैं, इसीलिए जो शक्ति संतुलन है वो बनाए रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या प्राथमिक चीज़ हो जाती है। नेक्स्ट जो होता है हमारा उदारवाद। किस तरह से इसकी जो प्रमुख विचार हैं वो होते हैं सहयोग, कानून और संस्थाओं के माध्यम से संभव। यानी जो सहयोग है, कानून है, संस्थाएं हैं, उनके माध्यम से बनाना। ठीक है, इसमें आप लिखेंगे यह मानते हैं कि लोकतंत्र, अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे यूएन और आर्थिक परस्पर निर्भरता युद्ध को रोक सकती है, इसीलिए जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है या अंतर्राष्ट्रीय चीजें हैं वो होनी आवश्यक है। नेक्स्ट जो हमारा सिद्धांत है वो है मार्क्सवादी दृष्टिकोण। जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण है उनके जो विचार हैं ये मानते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आर्थिक शोषण में वर्ग संघर्ष की भूमिका प्रमुख होती है। यानी जो वर्ग संघर्ष है उसकी भूमिका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। यह उत्तर और दक्षिण के देशों के बीच असमानता को उजागर करते हैं, क्योंकि उत्तर और दक्षिण के बीच की जो देश है उनमें
में असमानता है और उन्हीं को उजागर करने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे संरचनावाद। संरचनावाद किस तरह से इसके जो प्रमुख विचार हैं वो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति केवल भौतिक कारकों से नहीं बल्कि विचार, पहचान और संस्कृति से भी प्रभावित होती है। यानी ये कहते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है वो सिर्फ भौतिक कारकों से ही नहीं बल्कि जो हमारे विचार होते हैं, पहचान होती है, संस्कृति होती है, उससे भी प्रभावित होती है। देखिए ये सारे ही जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता होनी चाहिए ये सारे ही सिद्धांत। ठीक है, आगे अब हम और भी पढ़ेंगे, बट ये आपको एक तरह से शॉर्ट फॉर्म में पता होनी चाहिए। ठीक है, इसमें आप लिखेंगे ये हम मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था सामाजिक रूप से निर्भर होती है। यानी इनका मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय जो व्यवस्था है वो सामाजिक रूप से एक दूसरे पर डिपेंड रहती है। ठीक है, नेक्स्ट होते हैं हमारे नारीवादी सिद्धांत। इसमें आप लिखेंगे ये सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में लिंग आधारित असमानता को उजागर करते हैं। जो भी लिंग आधारित हम असमानताएं यानी लड़का लड़की के बीच में जो भेद हैं उनको उजागर करते हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे तो शक्ति और सुरक्षा की अवधारणाओं में महिलाओं की भूमिका और अनुभवों को महत्व देते हैं। यानी जो युद्ध है, शक्ति है, सुरक्षा है, इसकी जो अवधारणा में महिलाओं की जो भूमिका होती है उसको अनुभव या फिर उसको उजागर करने का इम्पॉर्टेंट रोल ये निभाते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप लिखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन आधुनिक युग में अत्यंत आवश्यक है क्योंकि आज की दुनिया एक दूसरे पर निर्भर है। वैश्विक घटनाएं सीधे सीधे प्रत्यक्ष देशों से प्रभावित हैं। किस तरह से यह भी हमने देखा, क्योंकि हर देश की जो घटनाएं हैं वो सीधे सीधे किसी ना किसी देश से प्रभावित होती हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांत हमें इन जटिल संबंधों को समझने का विश्लेषण करने और बेहतर विश्व नीति निर्माण की दिशा में सोचने में सहायक होते हैं, ताकि जो बेहतर नीति निर्माण है या बेहतर चीज़ें हैं वो बनाई जा सके या वो उत्पन्न हो सकें। इसीलिए यह अध्ययन न केवल अकादमिक महत्व रखता है बल्कि व्यवहारिक रूप से भी उपयोगी है। क्योंकि देखिए अगर हम इसे अकादमिक यानी सिर्फ पढ़ें और उसे अप्लाई ना करें तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसका जो अप्लाई करना है वो भी अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमारे जीवन से रिलेटेड है। अगर हमारे जीवन में या कहीं प्रॉब्लम होगी तो ये सल्यूशन देता है। अगर कोई महामारी आ गई तो किस तरह से निपटना है। अभी देखिए कोविड-19 आया था, सिर्फ हमारे देश ने नहीं कि हमने किसी की हेल्प करी हो, हमारी भी बहुत सारे देशों ने हेल्प करी। तो ये जो है ये हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने, समझने, इन सभी का महत्व देता है या इन सभी का अवसर देता है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन है एच मार्गनथाउ द्वारा शास्त्रीय यथार्थवाद का एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। यानी एच मार्गनथाउ द्वारा जो शास्त्रीय यथार्थवाद दिया गया है इसके ऊपर आपको एक संक्षिप्त निबंध लिखना है या इसके ऊपर आपको बताना है। तो हम लोग करेंगे स्टार्ट परिचय से। परिचय में आप लिखेंगे शास्त्रीय यथार्थवाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में एक प्रभावशाली सिद्धांत है जिसकी स्थापना प्रमुख अमेरिकी विचारक हंस जे मार्गनथाउ ने की थी। यानी इसकी जो स्थापना है या इसकी जो शुरुआत है वो हंस जे मार्गनथाउ ने की थी। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिक्स अमंग नेशन में इस सिद्धांत को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया था। यानी इन्होंने अपनी जो बुक है इसमें इस सिद्धांत को बताया था। शास्त्रीय यथार्थवाद मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति मानव प्रकृति में अंतर्निहित शक्ति की इच्छा पर आधारित है। यानी इनका मानना है कि जो मानव राजनीति है वो अंतर्निहित जो शक्ति है मानव के अंदर उस पर आधारित होती है। ठीक है, यह विचारक युद्ध, संघर्ष और शक्ति के यथार्थ के पक्ष को केंद्र मानते हैं। यानी इनका मानना है कि युद्ध होना, संघर्ष होना, शक्ति को अर्जित करना है, ये सारी चीज़ें नॉर्मल हैं और ये सभी इनका केंद्र होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे शास्त्रीय यथार्थवाद के प्रमुख सिद्धांत। अगर हम इनके प्रमुख सिद्धांतों की बात करें तो पहला हम देखेंगे राजनीति की जड़ें मानव प्रकृति में। किस तरह से जो राजनीति है उसकी जड़ें मानव प्रकृति में है। मार्गनथाउ के अनुसार राजनीति का मूल कारण मानव की शक्ति की इच्छा, यानी जो मानव शक्ति अर्जित करना चाहता है या शक्ति चाहता है उसकी इच्छा होती है। चूंकि मनुष्य स्वार्थी और शक्ति लोभी है इसलिए राष्ट्र भी वही व्यवहार करता है। यानी देखिए जो इनका मानना है कि जो मनुष्य होता है वो स्वार्थी होता है, वो अपने बारे में सोचता है और लोभी होता है यानी शक्ति अर्जित करना चाहता है, इसीलिए जो राष्ट्र होता है वो भी इसी तरीके से सोचता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे राष्ट्रीय हितों की अवधारणा। किस तरह से उन्होंने कहा कि विदेश नीतियों का आधार राष्ट्रीय हित होना चाहिए, ना कि नैतिक या भावनात्मक तर्क। यानी इनका कहना है कि जो विदेश नीति होती है उनका जो आधार हो वो राष्ट्रीय हित हो, ना कि नैतिक या फिर भावनात्मक तर्क हो। हर राष्ट्र अपने अस्तित्व, सुरक्षा और शक्ति को बनाए रखने के लिए कार्य करता है। ये बिल्कुल सच है कि हर राष्ट्र या हर देश जो है, देखिए राष्ट्रीय का मतलब यहाँ देश से है कि हर जो देश है वो अपनी जो अस्तित्व है, सुरक्षा है, शक्ति है उसको बनाए करने के लिए या बनाए रखने के लिए ही कार्य करता है। अब हम देखेंगे शक्ति की प्राथमिकता। किस तरह से जो शक्ति है उसकी प्राथमिकता होती है इसको देख लेते हैं।
इसके अंतर्गत आप लिखेंगे शक्ति राजनीति की केंद्रीय धुरी है, यह सैन्य, आर्थिक और कूटनीति हो सकती है। यानी जो शक्ति है वो राजनीति की केंद्र होती है, जिसमें हम सैन्य, आर्थिक और कूटनीति देख सकते हैं। मॉर्गेनथाउ का मानना था कि राष्ट्र के बीच संबंध शक्ति संतुलन से संचालित होता है। यानी राष्ट्र के बीच जो संबंध है वो शक्ति संतुलन से ही बनता है। अगर शक्ति संतुलन ना हो राष्ट्र के बीच में तो इसका संचालन यानी इसे सही से नहीं चलाया जा सकता। नेक्स्ट अब हम देखेंगे नैतिकता और राजनीति अलग है। किस तरह से जो नैतिकता है और राजनीति है वो अलग अलग है। इसमें आप लिखेंगे मॉर्गेनथाउ के अनुसार राजनीति में नैतिकता की सीमाएं होती हैं। एक राष्ट्र जो भी कहता है वह उसके राष्ट्रीय हित और अस्तित्व की रक्षा हेतु होता है, भले ही वह नैतिक रूप से उचित ना हो। यानी देखिए, अगर कोई भी राज्य या कोई भी जो देश है वो कुछ भी कर रहा है तो वो अपनी जो राष्ट्रीय हित है उसको देखता है, चाहे वो नैतिक रूप से सही हो या ना हो, पर वो अपने राष्ट्रीय हित को सबसे पहले रखता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अराजकता किस तरह से। चूंकि कई वैश्विक सरकार नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था अराजक होती है, जहाँ हर राज्य को अपनी रक्षा स्वयं करनी होती है। यानी अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो कोई सरकार थोड़ी ना होती है। इसी वजह से हर राष्ट्रीय या जो देश है उसे अपनी रक्षा खुद करनी होती है। इसीलिए लास्ट वीडियो में भी हमने देखा था कि जो देश है वो परमाणु हथियार बनाते हैं, अपनी सुरक्षा के लिए ही तो बनाते हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी ऐसी सरकार नहीं मौजूद है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे महत्व और प्रभाव। मॉर्गेनथाउ के सिद्धांत ने युद्ध के दौरान अमेरिकी विदेश नीति को गहराई से प्रभावित किया। यानी मॉर्गेनथाउ का जो ये सिद्धांत है इसने शीत युद्ध के टाइम पे जो अमेरिकी विदेश नीति थी उसको बहुत ज़्यादा प्रभावित किया, और इसका प्रभाव हम अब भी देख सकते हैं। उनके विचारों ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में यथार्थवादी दृष्टिकोण को धारा में ला दिया। यानी जो यथार्थवादी दृष्टिकोण है वो इम्पोर्टेंट रोल निभाने लगा था अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में। आज भी क्लासिकल यथार्थवाद को समझे बिना अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जटिलताओं को पूरी तरह से समझना मुश्किल है। यानी अगर हम आज की बात करें तो हमें क्लासिकल जो यथार्थवाद है उसको समझना पड़ता है, तभी हम जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है उसको समझ पाते हैं, अदरवाइज बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब हम देखेंगे सशस्त्रीय यथार्थवाद की आलोचना। यानी जो सशस्त्रीय यथार्थवाद है इसकी आलोचना किस आधार पर करते हैं। तो पहला आप लिखेंगे नैतिक दृष्टि की उपेक्षा। किस तरह से यह सिद्धांत नैतिक मूल्य की अनदेखी करता है, यानी इसमें जो नैतिक मूल्य हैं उनको बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर दिया जाता है। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे सहयोग की सहभागिता से इनकार। यह राष्ट्रीय के बीच सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठन की भूमिका को कमज़ोर करता है। यानी राज्य और जो राष्ट्रीय होता है इनके बीच जो सहयोग होता है इसकी जो भूमिका होती है उसको इनकार कर देता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे विकासशील देशों की स्थिति की अनदेखी। यानी जो विकासशील देश होते हैं उनकी स्थिति को अनदेखा कर देता है। ये सिद्धांत पश्चिमी शक्तियों की संरचना पर केंद्रित है। यानी जो विकसित देश है सिर्फ उनकी ही जो शक्ति है या उनकी जो संरचना है उस पर ही आधारित है, जो विकासशील देश है उनको नज़रअंदाज करता है। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष में आप लिखेंगे हांस मॉर्गेनथाउ का सशस्त्रीय यथार्थवादी अंतर्राष्ट्रीय संबंध की वास्तविकता को समझने का एक प्रभावशाली ढांचा प्रदान करता है। यानी अगर हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की वास्तविकता की बात करें तो ये एक प्रभावशाली जो ढांचा है या प्रभावशाली जो रूप है वो प्रदान करता है, उसे समझने में हमारी हेल्प करता है। यह हमें ये बताता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति, हित और आत्म रक्षा प्रमुख तत्व हैं। यानी ये बताता है कि अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति है उसमें शक्ति हो गए, हित हो गए और आत्म जो रक्षा है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। हालांकि इसकी कुछ सीमाएँ हैं जैसे कि अभी हमने देखी थी, फिर भी यह सिद्धांत आज भी प्रासंगिक है और आधुनिक यथार्थवादी विचार की नींव बनाता है। क्योंकि देखिए इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, तो इसी वजह से जो आधुनिक यथार्थवाद है उसकी भी नींव इसी के आधार पर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी या कहीं भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैसे नव उदारवादी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को राष्ट्रीय उदारवादी सिद्धांत से अलग तरीके से वर्णित करते हैं, संक्षिप्त में व्याख्या कीजिए। यानी किस तरह से जो नव उदारवादी अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उनको ये सशस्त्रीय जो उदारवादी सिद्धांत है उससे अलग मानते हैं या उससे अलग वर्णन करते हैं, किस तरह से ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं किस तरह से। पहले हम स्टार्टिंग करेंगे परिचय से। ठीक है, परिचय में आप लिखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में उदारवाद एक प्रमुख सिद्धांत रहा है। यानी अगर हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात करें तो उदारवाद सबसे इम्पोर्टेंट सिद्धांत के रूप में रहा है, जो यह मानता है कि राष्ट्र के बीच सहयोग, संस्थाएं, लोकतंत्र और आर्थिक परस्पर निर्भरता युद्ध और संघर्ष को रोक सकती हैं। यानी अगर राज्यों के बीच या देशों के बीच सहयोग ना हो, संस्थाएं ना हो, लोकतंत्र ना हो, आर्थिक परस्पर निर्भरता ना हो, तो ये
चीज़ जो है ये युद्ध कर सकती है। इसी वजह से इन सब को रोकने के लिए ये चीज़ें होनी ज़रूरी हैं जो कि युद्ध और संघर्ष को रोकती हैं। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शास्त्रीय उदारवाद की सीमाओं को समझते हुए नव उदारवाद का उदय हुआ। यानी हम कह सकते हैं 20वीं शताब्दी की जब उत्तरार्ध आया था, शुरुआत थी, उस टाइम पे ही जो सशस्त्रीय उदारवाद है उसकी नींव रखी थी और नव उदारवाद भी आया था, जिसने अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और आर्थिक हितों की भूमिका को अधिक व्यापारिक और तरीके से प्रस्तुत किया। यानी हम इसको सशक्त तरीके से अपने सामने देख सकते हैं। ठीक है, आगे अब हम देखेंगे सशस्त्रीय उदारवाद। अगर हम सशस्त्रीय उदारवाद की बात करें तो इसकी शब्द विवरण किस तरह से कर सकते हैं सशस्त्रीय उदारवाद का, तो इसमें आप लिखेंगे यह सिद्धांत 18वीं और 19वीं शताब्दी में विकसित हुआ। यानी मेनली हम कह सकते हैं कि 18वीं और 19वीं शताब्दी का सिद्धांत है। अगर हम इसके प्रमुख विचारक की बात करें तो इसमें आप लिखेंगे मैनुअल कांट और वुड्रो विल्सन जो है ये इसके प्रमुख विचारक हैं। यह मानते हैं कि मनुष्य मूल्यतः सहयोगी होता है और विश्व शांति संभव है। यानी देखिए ये मानते हैं कि जो मनुष्य है वो सहयोगी होता है और विश्व में शांति जो है वो संभव होती है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे लोकतंत्र, मानवाधिकार और स्वतंत्र व्यापार को शांति के प्रमुख स्रोत माने जाते हैं। यानी इसमें जो प्रमुख स्रोत होते हैं उसे लोकतंत्र, मानवाधिकार और स्वतंत्र जो व्यापार है उसे शांति का प्रमुख स्रोत माना जाता है या प्रमुख स्रोत के रूप में देखते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे युद्ध को नैतिक विफलता के रूप में देखा जाता है, क्योंकि जब भी युद्ध होता है तो नैतिक विफलता के कारण ही होता है। अब हम देखेंगे नव उदारवाद संक्षिप्त विवरण। यानी अगर हम नव उदारवाद की बात करें तो इसमें आप लिखेंगे यह 1970 और 1980 के दशक में विकसित हुआ, जब यथार्थवाद फिर से प्रमुख हो गया था। यानी इस टाइम पे जो यथार्थवाद था ये फिर से प्रमुख हो रहा था या फिर से बढ़ रहा था जब इसका विकास हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगर हम इनके प्रमुख विचारकों की बात करें तो इसमें आप लिखेंगे रॉबर्ट एन, जोसेफ नाय आदि जो हैं इसके प्रमुख विचारक हो जाते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। नव उदारवादी यथार्थवाद के कुछ पहलुओं को स्वीकार करते हैं जैसे अराजकता और राज्य हित, परंतु यह मानते हैं कि सहयोग संभव है। यानी देखिए ये तो मानते हैं कि जो अराजकता है और जो राज्य हित है वो संभव है, या ये कहें ये एक्चुअल में होता है, लेकिन सहयोग भी संभव है। ऐसा नहीं है कि हम ये बिल्कुल नकार दें कि सहयोग नहीं होगा। ठीक है, इसका जोर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं, नियमों और आपसी जो निर्भरता होती है उस पर हम इसका पूरा जो जोर है या ये कहें पूरी जो डिपेंडेंट है ये उसी पे होता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे यह व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाता है और राज्य के साथ साथ गैर राज्य इकाइयों को भी महत्व देता है। यानी ये राज्य को तो महत्व देता है, साथ में जो गैर राज्य इकाई होती हैं उनको भी महत्व देता है, यानी जो प्राइवेट चीज़ें होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे नव उदारवाद बनाम सशस्त्रीय उदारवाद के प्रमुख अंतर। अगर हम इन दोनों के बीच के अंतर की बात करें तो इन दोनों में क्या अंतर है, अगर हम अंतर की ही बात कर रहे हैं तो चलिए अंतर देखेंगे। ये यहाँ हमारा सशस्त्रीय उदारवाद है, यहाँ हमारा नव उदारवाद है। तो अगर प्रकृति की बात करें तो उदारवादी होती है, यहाँ व्यवहारवादी होती है। ठीक है, अगर राज्य के दृष्टिकोण की बात करें तो राज्य सहयोग के लिए स्वाभाविक रूप से इच्छुक होते हैं, यानी अगर इनका मन है तो करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। राज्य स्वार्थी हो सकते हैं लेकिन संस्थाएं सहयोग बढ़ा सकती हैं। यानी इनका मानना है कि राज्य जो है वो हो सकता है वो स्वार्थी हो, लेकिन जो संस्थाएं हैं वो सहयोग करेंगी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे संस्थाएं और कानून आदर्श रूप से सहयोग उपकरण होते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हमारे व्यापारिक रूप से सहयोगों को संरक्षित और नियमित करने वाले साधन होते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ सहयोग की प्रकृति की बात करें तो मानवीय स्वभाव पर आधारित होती है, यहाँ पर संस्थागत संरचनाओं और पारंपरिक लाभ पर आधारित होती है। यानी जो पारंपरिक लाभ होता है ये उसको इम्पोर्टेंट मानते हैं। और युद्ध और शांति की बात करें तो युद्ध अनैतिक है, यानी यहाँ युद्ध को अनैतिक माना जाता है और यहाँ पर युद्ध अराजकता की स्थिति का परिणाम है जिससे संस्थागत ढांचे से रोका जा सकता है। यानी यहाँ पर युद्ध को रोकने का कार्य किया जाता है और यहाँ युद्ध को स्वाभाविक मान लिया जाता है। अब हम देखेंगे विशेष शास्त्रीय उदारवाद और नव उदारवाद। विशेष शास्त्रीय उदारवाद और नव उदारवाद को इसमें आप लिखेंगे प्रकृति जो है आदर्शवादी और व्यवहारिक होती है। किस तरह से, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आप इसमें लिखेंगे राज्य का दृष्टिकोण राज्य सहयोग के लिए स्वाभाविक रूप से इच्छुक है। राज्य स्वार्थी हो सकता है लेकिन संस्थाएं सहयोग बढ़ा सकती हैं। यानी इसमें माना जाता है कि जो राज्य है वो स्वार्थी हो सकता है लेकिन जो संस्थाएं हैं वो सहयोग बढ़ाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे संस्थाएं और कानूनी आदर्श रूप में सहयोगों के उपकरण व्यवहारिक रूप से सहयोगों को संरक्षित और नियमित करने वाले साधन होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम इनको साधन के रूप में देख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम
देखेंगे इसकी प्रकृति मानवीय स्वभाव पर आधारित संस्थागत संरचनाओं और पारंपरिक लाभ पर आधारित होती है। यानी हम यहाँ पर जो सहयोग है उसे संस्थागत जो संरचनाएं हैं, पारंपरिक जो लाभ है उस पर आधारित देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे युद्ध और शांति। युद्ध अनैतिक है। युद्ध अराजकता की स्थिति का परिणाम है जिससे संस्थागत ढांचे को रोका जा सकता है। यानी यहाँ पर जो युद्ध है उसे अराजक माना जाता है और संस्थागत जो ढांचे होते हैं उनसे इसे रोककर शांति स्थापित करने की बात की जाती है। अगर हम नव उदारवादी की विशेषताओं की बात करें तो इसमें आप लिखेंगे संस्थागतवाद, जिसमें आप लिखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे संयुक्त राष्ट्र यानी WTO, IMF आदि राष्ट्रीय को सहयोग करने और विवाद सुलझाने में सहायक होता है। यानी हम यहाँ पर इन सभी जो संगठन है जैसे कि WTO हो गया या फिर IMF हो गया, इन्हें विवाद सुलझाते हुए देख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे पारंपरिक निर्भरता, किस तरह से आर्थिक, पर्यावरणीय और तकनीकी क्षेत्रों में राष्ट्र एक दूसरे पर निर्भर हैं जिससे सहयोग की आवश्यकता बढ़ती है। यानी जो पर्यावरणीय है और तकनीकी जो हमारे एक तरह से निर्भरता है उसको हम देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे सूचना और पारदर्शिता, किस तरह से इसमें आप लिखेंगे सूचना का आदान प्रदान और पारदर्शिता गलतफहमी और टकराव को कम करती है। यानी अगर सूचना हो, आदान प्रदान हो, सूचना का आदान प्रदान हो, पारदर्शिता हो, तो जो गलतफहमी जैसी चीज़ें हैं या टकराव जैसी चीज़ें हैं उनको कम करने का कार्य करती है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे राज्य के अलावा अन्य इकाइयों की भूमिका। यानी राज्य के अलावा भी यहाँ अन्य इकाई जो है वो भूमिका निभाती है। किस तरह से नव उदारवाद गैर सरकारी संगठन, बहुराष्ट्रीय कंपनियां और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को भी अहम मानती हैं। यानी इसके अंतर्गत जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उनको भी अहम माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष में आप लिखेंगे नव उदारवाद ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सहयोग और शांति की अधिक यथार्थवाद और संस्थागत व्याख्या प्रस्तुत की है जो शास्त्रीय उदारवाद की तुलना में अधिक व्यापारिक मानी जाती है। यानी हम इसे अधिक व्यापारिक मान सकते हैं। यह सिद्धांत मानता है कि यद्यपि विश्व अराजक है परंतु संस्थाएं नियम और परस्पर लाभ राष्ट्रीय के सहयोग के लिए प्रेरित कर सकती हैं। यानी जो राष्ट्रीय का लाभ होता है उसके लिए प्रेरित करती हैं। इस प्रकार नव उदारवाद आज के वैश्वीकरण और संस्थागत विश्व की बेहतर समझ प्रदान करते हैं। यानी आज हम इसकी जो बेहतर समझ है उसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर मार्क्सवादी सिद्धांत पर एक संक्षिप्त निबंध। यानी जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उन पर जो मार्क्सवादी सिद्धांत है वो क्या कहता है, इस पर आपको एक निबंध लिखना है। तो परिचय देखेंगे। परिचय में आप लिखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मार्क्सवादी दृष्टिकोण एक वैकल्पिक विश्लेषण प्रस्तुत करता है जो मुख्य धारा में यथार्थवाद और उदारवाद से भिन्न है। यानी अगर हम मुख्य धारा में देखें तो ये जो है ये यथार्थवाद और जो उदारवाद है उससे बिल्कुल भिन्न होता है जो हमारा मार्क्सवाद है। यह सिद्धांत कार्ल मार्क्स के विचारों पर आधारित है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को आर्थिक शोषण, वर्ग संघर्ष और पूंजीवादी व्यवस्था की विषमताओं के संदर्भ में समझता है। यानी ये जो है ये कार्ल मार्क्स द्वारा दिया गया था सिद्धांत और ये अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति है उसे आर्थिक शोषण, वर्ग संघर्ष और जो पूंजीवादी व्यवस्था है उसकी जो विषमता है उसके संदर्भ में या फिर उसके जो रिलेट है वो करके देखता है। अगर हम इसकी मुख्य जो विचारधारा है उसमें देखें तो इसमें आप लिखेंगे मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार विश्व व्यवस्था पूंजीवादी शोषण पर आधारित है जहाँ विकसित पूंजीवादी राष्ट्रीय विकासशील देशों का आर्थिक दोहन करते हैं। राष्ट्रीय के बीच असमानता संबंध उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के नए रूप इसकी व्यवस्था के परिणाम होते हैं। यानी हम इसकी जो व्यवस्था है उसके उपनिवेशवाद और जो साम्राज्यवाद है उसके नए रूपों को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे प्रमुख जो विशेषता है। प्रमुख विशेषताओं में आप लिखेंगे आर्थिक संरचना पर जोर। किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राजनीतिक निर्णय की जड़ें आर्थिक स्थिति, आर्थिक हितों में होती हैं। यानी आर्थिक जो स्थिति है उसको मजबूत करने या फिर उस पर जोर देती है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे केंद्र और परिधि सिद्धांत। किस तरह से दुनिया को दो वर्गों में बांटा गया। केंद्र यानी जो धनी जो देश हैं उन्हें, और परिधि मतलब जो गरीब देश हैं उन्हें। देश परिधि देशों का शोषण करते हैं और जो केंद्र देश होते हैं यानी धनी देश जो होते हैं वो गरीब देशों का यानी परिधि देशों का शोषण करते हैं, उन पर कब्जा करते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे अब हम देखेंगे साम्राज्यवाद की आलोचना। किस तरह से आलोचना होती है इसमें आप लिखेंगे लेनिन के अनुसार साम्राज्यवाद पूंजीवाद का चरम रूप है जो युद्ध और वैश्विक असमानता को जन्म देता है। यानी साम्राज्यवाद की ही वजह से जो हमारे युद्ध है, वैश्वीकरण है और जो पूंजीवादी व्यवस्था है उसको चरम रूप देता है जिसकी वजह से
शोषण जैसी स्थिति बन जाती है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे वर्ग संघर्ष का अंतर्राष्ट्रीय रूप किस तरह से, जैसे समाज में पूंजीवादी और श्रमिक के बीच संघर्ष होता है, वैसे ही वैश्विक स्तर पर शक्तिशाली राष्ट्र और निर्बल राष्ट्र के बीच टकराव होता है। यानी हम यहाँ पर जो टकराव वाली स्थिति है वो भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे निष्कर्ष की ओर। निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष में आप लिखेंगे मार्क्सवादी सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को शक्ति और सैन्य दृष्टिकोण से नहीं बल्कि आर्थिक विषमताओं और शोषण के दृष्टिकोण से समझते हैं। यानी यहाँ पर जो शक्ति है उसको नहीं माना जाता, ये सैन्य जो है दृष्टिकोण है उसको नहीं देखा जाता, बल्कि जो आर्थिक विषमताएं हैं, शोषण है, उसको ध्यान में रखा जाता है। यह दृष्टिकोण वैश्विक न्याय, समानता और संरचनात्मक परिवर्तनों की आवश्यकताओं को रेखांकित करता है कि वैश्विक स्तर पर क्या संरचना में परिवर्तन होना चाहिए, क्या सामाजिक न्याय होना चाहिए, और वर्तमान वैश्विक पूंजीवादी व्यवस्था की आलोचना भी करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नारीवादी दृष्टिकोण में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांत का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। यानी जो नारीवादी दृष्टिकोण है इसमें जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांत है इसका आपको समालोचनात्मक मूल्यांकन करना है। ठीक है, चलिए परिचय से स्टार्ट करेंगे। परिचय में आप लिखेंगे नारीवादी दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में एक आलोचनात्मक और वैश्विक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। यानी हम यहाँ पर इसे एक आलोचनात्मक और वैश्विक दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हुए देख सकते हैं। यह परंपरागत सिद्धांत जैसे यथार्थवाद और उदारवाद की सीमाओं को उजागर करते हुए यह प्रश्न उठाता है कि क्यों वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में स्त्रियों की भूमिका अनुभव और दृष्टिकोणों को नगण्य माना गया है। यानी देखिए ये इस बात पर जोर देता है कि जो स्त्रियां हैं उनकी जो भूमिका है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उसे क्यों अनदेखा या फिर नगण्य माना जाता है, उसे गिना क्यों नहीं जाता, इस बात पर जोर देता है। नारीवादी सिद्धांत यह मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की मुख्यधारा पुरुष प्रधान रही है और इसमें लिंग आधारित असमानताओं को अनदेखा किया जाता है। यानी यहाँ पर भी हम देख सकते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है वहाँ पर हम पुरुष प्रधान जो राजनीति है उसे देख सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर जो पुरुष हैं वही ज़्यादा हैं, स्त्रियों की जो बात है वो तो रखी ही नहीं जाती। इस वजह से हम यहाँ लिंग के आधार पर जो असमानता है या फिर भेदभाव कह लो वो देख सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रमुख विशेषताएं। प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो इसमें आप लिखेंगे लिंग की भूमिका पर जोर। किस तरह से, इसमें आप लिखेंगे नारीवादी विद्वान यह मानते हैं कि लिंग केवल जैविक नहीं बल्कि एक सामाजिक संरचना है जो सत्ता संबंधों को दर्शाती है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में पुरुषों की सक्रिय भूमिका और महिलाओं की अदृश्यता इस समान संरचना को दर्शाती है। यानी हम यहाँ पर जो हमारी लिंग है और जो हमारी सामाजिक संरचना है उन सभी को देख सकते हैं और किस तरह से जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उनमें जो पुरुष होते हैं उनका वर्चस्व और महिलाओं को जो अनदेखा है उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे युद्ध और सुरक्षा की परिभाषा पर पुनर्विचार। किस तरह से युद्ध और जो सुरक्षा है उसकी जो परिभाषा है उस पर पुनर्विचार कर सकते हैं। इसमें आप लिखेंगे परंपरागत सिद्धांत युद्ध को सत्ता और सैन्य शक्ति से जोड़ते हैं। नारीवादी दृष्टिकोण युद्ध को नारी जीवन पर प्रभाव, यौन हिंसा, शरणार्थी संकट और सामाजिक असुरक्षा के आधार पर समझ सकती है। यानी यहाँ पर हम यौन हिंसा और जो शरणार्थी जो संकट होते हैं, सामाजिक जो असमानता हैं उनके आधार पर हम देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे नेक्स्ट है हमारा हाई बनाम लो पॉलिटिक्स की आलोचना। किस तरह से जो हाई और लो पॉलिटिक्स है उसकी आलोचना होती है। इसमें आप लिखेंगे मुख्य धारा सिद्धांत केवल हाई पॉलिटिक्स जैसे रक्षा, युद्ध, कूटनीति पर ध्यान देती है। नारीवादी लो पॉलिटिक्स जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, घरेलू हिंसा और मानवीय सुरक्षा को भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का हिस्सा मानती है। यानी देखिए ये जो है हाई जो पॉलिटिक्स होती है उसमें सुरक्षा हो गई, युद्ध हो गई, कूटनीति हो गई, इन पर ध्यान दिया जाता है। और जो लो पॉलिटिक्स होती है उसमें शिक्षा हो गई, स्वास्थ्य हो गई, घरेलू जो हिंसा है, मानवीय जो सुरक्षा है, उन सभी पर ध्यान दिया जाता है। इसी वजह से हम बोल सकते हैं जो हमारी शिक्षा है वो बहुत पीछे है। अगर आप ही देखोगे ना जो अभी ट्रेंडिंग में है या ये कहूँ जो रील्स वगैरह बनाते हैं ना वो ज़्यादा अर्न कर लेते हैं टीचर के मुकाबले, या वो ज़्यादा इजीली अपनी लाइफ स्पेंड कर लेते हैं, अपनी लाइफ जी लेते हैं जितना टीचर्स को स्ट्रगल करना पड़ता है। अब देखिए अगर किसी के पास 15 मेडल है ना वो किसी भी जॉब के लिए जाएगा ना उसे कॉलिंग वाली जॉब मिलेगी कि भाई तुम कॉलिंग का काम कर लो, इससे ऊपर हम नहीं दे सकते। और अगर किसी के पास एक भी मेडल नहीं है ना, वो सिर्फ स्टार है भैया, रील्स वगैरह बनाता है, तो उससे बोलेंगे आ जाओ तुम तो वीआईपी हो, तुम्हें तो स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। ऐसा रियलिटी में हो रहा है अब हमारे समाज में। जो पढ़ा लिखा है जिसके पास इतनी सारी डिग्री हैं फिर भी उन्हें काम क्या दिया जाता है, आ जाओ भाई तुम कॉलिंग वाला ये ऐसे काम करो। और
जिसके पास कुछ नहीं है उसे फिर भी एक वीआईपी की तरह ट्रीट किया जाता है। तो हम ऐसी सिचुएशन देख सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में महिलाओं की भागीदारी, किस तरह से जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उसमें महिलाओं की भागीदारी है। तो इसमें आप लिखेंगे, नारीवादी यह आदर्श है कि यूएन जैसी संस्थाओं में नीति निर्माण स्तर पर महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है, जिसमें वैश्विक निर्णयों में लैंगिक दृष्टिकोण की कमी होती है, या वैश्विक जो निर्णय है उसमें हम लैंगिक दृष्टिकोण को कम देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे नारीवादी दृष्टिकोण की प्रकार अनुसार विविधता, किस तरह से। तो पहला हम देखेंगे उदार नारीवाद, महिलाओं की समान भागीदारी और अधिकार पर बल देते हैं, यानी ये जो है ये महिलाओं की जो समान भागीदारी है और अधिकार है उस पर बल देते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे मार्क्सवादी समाजवादी नारीवाद, किस तरह से लिंग के साथ साथ वर्ग और आर्थिक जो शोषण होता है उस पर भी ये लोग आलोचना करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे रेडिकल नारीवाद, पितृसत्तात्मक ढांचे की जड़ पर हमला करता है, यानी जो रेडिकल नारीवाद है वो जो पितृसत्ता है उसकी ही पूरी तरीके से जड़ या ये कहें पितृसत्ता को टारगेट बनाता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे पोस्ट कॉलोनिक नारीवाद, इसमें आप लिखेंगे वैश्विक दक्षिण की महिलाओं के अनुभवों को प्राथमिकता देता है, यानी वैश्विक जो दक्षिण है की जो महिलाएं हैं उनके जो अनुभव है उनको प्राथमिकता देने का ये कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे समालोचनात्मक मूल्यांकन, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में कहा गया था कि आपको समालोचनात्मक मूल्यांकन करना है। तो अगर हम सकारात्मक पक्ष की बात करें तो इसमें आप लिखेंगे नारीवादी दृष्टिकोण ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को नए सामाजिक और मानवीय परिप्रेक्ष्य से देखने का मार्ग दिया है या देखने का मार्ग खोला है। इसमें आप लिखेंगे इसमें परंपरागत शक्ति केंद्रीय दृष्टिकोण को चुनौती दी जाती है, यानी जो परंपरागत चीजें हैं उनको चुनौती देने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे लिंग आधारित हिंसा, युद्ध में महिलाओं की भूमिका और महिलाओं की भागीदारी जैसे मुद्दों को मुख्य धारा में लाने का कार्य करते हैं, क्योंकि जो लिंग आधारित हिंसा है या फिर युद्ध में महिलाओं की भागीदारी है या फिर महिलाओं की जो वो भागीदारी है उसको बताते हैं, क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि इनको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। महिलाएं कितना भी कार्य करें या कितनी भी चीज़ें कर लें बट पुरुषों द्वारा हमेशा उन्हें नज़रअंदाज किया जाता है। तो ये बात तो गलत है, क्योंकि जितना पुरुष कर रहा है उतनी महिला भी कर रही है। तो आपको दोनों को ही जो भी अगर नाम हो रहा है तो नाम, अगर कुछ मिल रहा है यानी ट्रॉफी वगैरह है तो दोनों को इक्वल होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं हो पाता। इसीलिए नारीवाद जो सिद्धांत है वो इस बात की आलोचना करता है। नेक्स्ट अगर हम इसकी सीमाएं और आलोचना की बात करें तो इसमें आप लिखेंगे कई बार इसमें अत्यधिक भावनात्मक और कम व्यवहारिक माना जाता है, यानी कभी कभी ऐसा होता है कि भावनाओं में बह जाता है और व्यवहारिकता जो है वो कम रह जाती है। ठीक है, अब हम देखेंगे सभी नारीवादी दृष्टिकोण में आपसी मतभेद और एकरूपता की कमी है, यानी सभी जो नारीवादी दृष्टिकोणक हैं, ये जो नारीवादी सिद्धांतकार हैं उसमें एकता नहीं है। सब लोग अपनी अपनी राय देते हैं, सब लोग अपना अपना चाहते हैं, ये कहूँ सब लोग अपनी अपनी राह पे चलते हैं, कोई किसी की सुनता नहीं है। तो हम इसको एक कमी के रूप में देख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कुछ विद्वान इसे मुख्यधारा सिद्धांत के मुकाबले अत्यधिक आलोचनात्मक और कम समाधान पूर्वक मानते हैं, यानी कुछ विचारकों का मानना है कि ये आलोचना बहुत करता है पर समाधान नहीं देता। ठीक है, इस तरह से अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। चलिए इस क्वेश्चन का निष्कर्ष देख लेते हैं। तो निष्कर्ष में आप लिखेंगे नारीवादी दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की समझ को व्यापक, समावेशी और मानवीय मानता है, यानी ये जो है ये अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध होते हैं उनको व्यापक, समावेशी और मानवीय मानने का कार्य करता है। इसने उन आवाज़ों की जगह दी है जिन्हें लंबे समय तक अनदेखा किया गया है, यानी महिलाओं की बात कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर महिलाओं की जो आवाज़ है उन्हें बहुत लंबे टाइम तक अनदेखा किया गया है। और इसने क्या किया है, नारीवादी जो दृष्टिकोण है उन आवाज़ों को या फिर उन लोगों को एक तरह से एक मौका दिया है। हालांकि इसमें कुछ सीमाएं भी हैं जो कि अभी हमने देखी, फिर भी यह समकालीन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को अधिक न्यायसंगत और संवेदनशील बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान करता है, या फिर उसे एक तरह से अच्छी योजना या फिर संवेदनशील बनाने में एक तरह से दिशा प्रदान करता है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में रचनावाद की सैद्धांतिक नींव स्थापित करने के लिए सबसे प्रभावी योगदान क्या रहे हैं, यानी अगर हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में रचनावाद की सैद्धांतिक नींव की बात करें या रचनावाद की बात करें तो इसको स्थापित करने में या इसकी जो स्थापना हुई है उसमें सबसे जो प्रमुख या प्रभावी जो योगदान रहा है वो किसका रहा है, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए परिचय से स्टार्ट करेंगे। परिचय में आप लिखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में रचनावाद एक महत्वपूर्ण आलोचनात्मक दृष्टिकोण के रूप में 1990 के दशक में
उभरा, यानी ये जो है ये एक तरह से 1990 के दशक में उभरा था रचनावाद। यह सिद्धांत मुख्यधारा के यथार्थवाद और आदर्शवाद को चुनौती देता है, और ये जो सिद्धांत है ये यथार्थवाद और जो आदर्शवाद है उसको चुनौती देता है, और यह मानता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति केवल भौतिक शक्ति या आर्थिक हितों से नहीं बल्कि विचार, पहचानों, मान्यताओं और सामाजिक संरचना से निहित होता है। यानी हम यहाँ पर जो हमारे विचार होते हैं, पहचान होती है, सामाजिक मान्यताएं होती हैं, उनको देख सकते हैं। यह सैद्धांतिक दृष्टिकोण को स्थापित करने के वेंडरवेट का योगदान सबसे प्रभावी और केंद्रीय रहा। यानी अगर हम सबसे प्रभावी या सबसे इम्पोर्टेंट जो योगदान है उसमें हम अलेक्जेंडर वेट्स को देख सकते हैं, जिन्होंने इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल निभाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे अलेक्जेंडर वेट्स का योगदान। अलेक्जेंडर वेट्स को रचनावाद का सबसे प्रमुख विचारक माना जाता है, यानी ये सबसे प्रमुख विचारक हैं। उन्हें अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सोशल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में रचनावादी सिद्धांत को सैद्धांतिक रूप दिया, यानी इन्होंने अपनी बुक में इसे सैद्धांतिक रूप दिया था। उनका सबसे प्रसिद्ध कथन है, उनका जो प्रमुख सिद्धांत है वो यही है कि अराजकता वही है जिसे राज्य बनाता है, या राज्य उसे बनाता है, वही हमारी अराजकता होती है। और यही सेंटेंस यहाँ आपको इंग्लिश में देखने को मिलता है। ठीक है, आप इसको याद कर सकते हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे वेट्स के प्रमुख विचार। अगर हम वेट्स के प्रमुख विचारों की बात करें, इनके जो प्रमुख विचार हैं, तो इसमें आप लिखेंगे अराजकता पूर्व निर्धारित नहीं, यानी जो अराजकता है वो पूर्व निर्धारित नहीं होती। यथार्थवाद मानता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था अराजक है और यह संघर्ष का कारण है, परंतु वेट्स कहते हैं कि यह अराजकता स्वाभाविक नहीं बल्कि सामाजिक रूप से निर्मित होती है, या ये कहीं निर्मित है। क्योंकि देखिए, जो हमारा यथार्थवाद है वो मानता है कि जो अराजकता है वो पूर्व रूप से होती है, यानी पुराने टाइम से ही होती है, लेकिन वेट्स जो हैं वो कहते हैं कि नहीं, जो अराजकता है वो स्वाभाविक नहीं है, वो होती नहीं है, बल्कि समाज द्वारा निर्मित होती है, समाज द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, अगर हम आगे बात करेंगे तो आगे अब हम देखेंगे पहचान और रुचियाँ किस तरह से राज्य अपने हितों और पहचान को खुद करते हैं। वह स्थायी या पूर्व निर्धारित नहीं होती बल्कि आपसी संवाद, समाजीकरण और नेताओं से बनते हैं। यानी देखिए, यहाँ पर हम कह सकते हैं जो राज्य है वो कभी भी अपनी जो पहचान है या फिर कुछ भी चीज़ है वो पहले से गढ़ित नहीं होती या पहले से नहीं होती। वो सामाजिक जो संबंध होते हैं या व्यक्ति होता है या ये कहें देश की अपनी जो नीतियाँ होती हैं उनके आधार पर बनता है। अगर देखिए मैं आपको एक व्यक्ति के आधार पर एग्जाम्पल दूँ तो देखिए, अगर व्यक्ति अच्छे से सभी से बोलेगा, सभी से अच्छे कॉन्टैक्ट रखेगा, सारी चीज़ें प्रिपेयर करेगा, सारी चीज़ें करेगा, तो उसका जो ऑरा होगा या आसपास के जो लोग हैं वो सभी उसे अच्छा मानेंगे। लेकिन अगर ये अपोजिट करे कि किसी का कहना ना माने, सारे उसे जो लोग हैं जिनसे भी उसका संबंध है उनसे लड़ता झगड़ता हो, तो सभी लोग उसे गलत कहेंगे। तो यही हम देश के रूप में देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे अब हम देखेंगे अंतर संबंध और संवाद किस तरह से। रचनावाद मानता है कि राष्ट्र के व्यवहार को समझने के लिए यह देखना होगा कि वह एक दूसरे के साथ कैसा संवाद करते हैं और उनके बीच कैसी सामाजिक समझ बनाते हैं। यानी वो जो बात कर रहे हैं उनका एक दूसरे के साथ संवाद कैसा है, वो किस तरह से बात करते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे अन्य प्रमुख रचनावादी विद्वान किस तरह से। जो अन्य प्रमुख रचनावादी विद्वान हैं इसमें आप लिखेंगे निकोलस ऑनफ। उन्होंने कंस्ट्रक्टिविज्म शब्द को सबसे पहले आईआर के संदर्भ में प्रयोग किया, यानी इन्होंने इस जो वर्ड है इसको आईआर के रूप में प्रयोग किया था। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे मार्था फिल्मो और कैथिन सिकिंग। इन्होंने रचनावादी दृष्टिकोण को अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों और मानवाधिकारों के अध्ययन में उपयोग किया, यानी इन दोनों ने जो मानवाधिकारी है, रचनावादी जो दृष्टिकोण है उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मानवाधिकारी अध्ययन है उसमें इन्होंने प्रयोग किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे नेक्स्ट जो विचारक हैं वो है हमारे पीटर कैस्टेनस्टाइन। उन्होंने सांस्कृतिक कारकों और घरेलू पहचानों को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ही महत्वपूर्ण माना, यानी इन्होंने जो घरेलू जो कारक हैं उन्हें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण माना है। देखिए, इन सभी विचारकों में से आपको याद होने चाहिए मिनिमम 2 या 3। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे हम देखेंगे रचनावाद की विशेषताएं। अगर हम इसकी विशेषताओं की बात करें तो पहला आप लिखेंगे सामाजिक निर्माण की प्रक्रिया। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली एक स्थिर संरचना नहीं बल्कि विचार, विश्वासों और परस्पर क्रिया से
बनी है, यानी यहाँ पर हम कोई भी चीज़ स्थिर नहीं देख सकते, बल्कि जो हमारे विचार होते हैं, विश्वास होते हैं और परंपराएं होती हैं, उन पर आधारित देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे अब हम देखेंगे भाषा और विमर्श की भूमिका, किस तरह से शब्द, भाषण और विमर्श राजनीतिक वैविधता को निर्मित करते हैं, जैसे आतंकवाद, धमकी, शांति, ये सब समाज द्वारा परिभाषित किए जाते हैं। यानी हम जो आतंकवाद है, धमकी है, शांति है, ये सभी जो हैं वो समाज द्वारा परिभाषित किए जाते हैं। ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे नैतिकता और मूल्यों की भूमिका, किस तरह से रचनावाद मानता है कि नैतिक मूल्य, मानवीय अधिकार और वैश्विक विचारधाराएं राज्यों के व्यवहार को प्रभावित करती हैं। यानी हम कह सकते हैं जो मानवीय मूल्य होते हैं और जो भी हमारे अधिकार होते हैं, वैश्विक विचारधाराएं होती हैं, वो सभी जो है वो समाज द्वारा ये कहें व्यवहार द्वारा उनको परिभाषित किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे रचनावाद का प्रभाव और मूल्यांकन, किस तरह से हम इसका प्रभाव और मूल्यांकन देख सकते हैं। पहले हम देखेंगे सकारात्मक प्रभाव। इसमें आप लिखेंगे ये सिद्धांत IR को केवल शक्ति और स्वार्थ तक सीमित न कर सांस्कृतिक, सामाजिक और वैचारिक आयामों से जोड़ता है। यानी IR जो है उसको सीमित ना कर ये जो सांस्कृतिक, सामाजिक, जो वैचारिक आयाम है उनसे भी जोड़ता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे इसमें गैर राजकीय इकाइयों जैसे NGO, नागरिक समाज और वैश्विक आंदोलनों को भी महत्वपूर्ण माना जाता है। यानी सिर्फ इसमें सरकारी ही नहीं, बल्कि जो गैर सरकारी होते हैं, NGO होते हैं, नागरिक समाज होता है, उनको भी इम्पोर्टेंट माना जाता है कि हाँ वो लोग भी इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। यह सैद्धांतिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और पहचान के विकास की प्रक्रिया को बेहतर ढंग से समझता है या समझने का प्रयास करता है। और अगर हम इसकी सीमाओं की बात करें तो सीमाओं में आप लिखेंगे यह व्यवहारिक नीति निर्माण के लिए पर्याप्त स्पष्ट दिशा नहीं देता। यानी यहाँ हम जो पर्याप्त या फिर स्पष्ट जो दिशा होती है वो नहीं देख सकते। इसमें आप इस नेक्स्ट लिखेंगे इसके कई पहलू अमूर्त होते हैं जिससे मापना कठिन होता है। यानी इसके कई पहलू जो होते हैं वो अमूर्त भी होते हैं जिन्हें मापना कठिन हो जाता है। ये इसी वजह से इसकी एक समस्या हो जाती है। कभी कभी यह अत्यधिक सैद्धांतिक और कम व्यवहारिक समझा जाता है, और कभी कभी क्या होता है ये अधिक जो सैद्धांतिक है वो हो जाता है और व्यवहारिकता इसमें बहुत कम रह जाती है। ठीक है, अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। चलिए देख लेते हैं। निष्कर्ष में आप क्या लिखेंगे? निष्कर्ष में आप लोग लिखेंगे रचनावाद ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में पहचान, विश्वास और विचारात्मकता संचार की भूमिका को उजागर कर नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। किस तरह से नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है यह अभी हमने देखा। अलेक्जेंडर वेट्स का योगदान इस सिद्धांत की सैद्धांतिक नींव को मजबूत करने में सबसे प्रभावी है, और अलेक्जेंडर वेट्स जो है सबसे इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं। संरचनावाद हमें यह समझने में मदद करता है कि वैश्वीकरण राजनीति केवल भौतिक ताकत से नहीं बल्कि विचारों और सामाजिक निर्णय से संचालित होता है। यानी हम कह सकते हैं जो वैश्वीकरण है वो सिर्फ भौतिक ताकतों से नहीं, यानी जो हमारी भौतिक ताकतें होती हैं उसी से नहीं, बल्कि जो हमारी सामाजिक निर्माण, सामाजिक जो संरचना है उनको भी प्रभावित करता है, यह उनको भी निर्वाहित करता है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साम्राज्यवाद से आप क्या समझते हैं? क्या आज की 21वीं शताब्दी में भी साम्राज्यवाद प्रासंगिक है? यानी आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि साम्राज्यवाद क्या होता है और 21वीं शताब्दी में भी क्या साम्राज्यवाद प्रासंगिक है या यूजफुल है या नहीं। ठीक है, तो सबसे हम पहले परिचय से स्टार्ट करेंगे, यानी परिचय से देखेंगे। इसमें आप लिखेंगे साम्राज्यवाद का अर्थ है एक शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र या क्षेत्र पर राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक वर्चस्व स्थापित करना। यानी एक राष्ट्र द्वारा या एक देश द्वारा दूसरे देश पर या दूसरे देश के क्षेत्र पर राजनीतिक, आर्थिक या फिर सांस्कृतिक वर्चस्व या सांस्कृतिक रूप से उस पर वर्चस्व, अपना अधिकार जमाना। यह वर्चस्व प्रत्यक्ष शासन के रूप में हो सकता है, यानी वो जो वर्चस्व जमा रहा है वो प्रत्यक्ष रूप से हो सकता है, या अप्रोक्ष रूप में आर्थिक और रणनीतिक नियंत्रण के माध्यम से होता है। यानी अगर हम अप्रोक्ष रूप में कहें तो ये आर्थिक और रणनीतिक नियंत्रण के रूप में हम देख सकते हैं। यानी यहाँ पर हम आर्थिक और रणनीतिक जो रूप होता है उसको भी देख सकते हैं। अब हम देखेंगे साम्राज्यवाद का परंपरागत रूप। यानी अगर हम साम्राज्यवाद के परंपरागत रूप की बात करें तो इसमें आप लिखेंगे 19वीं और 20वीं शताब्दी में साम्राज्यवाद का सबसे स्पष्ट रूप औपनिवेशिक साम्राज्यवाद था, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, पुर्तगाल आदि देशों ने एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों पर शासन
शासन किया। यानी हम कह सकते हैं ये जो साम्राज्यवाद है इसका जो सबसे प्रारंभिक रूप है हम उसे 19वीं और 20वीं शताब्दी में देख सकते हैं। कब? जब ब्रिटेन ने, फ्रांस ने, पुर्तगाल ने अन्य जो एशिया के देश थे, अफ्रीका के देश थे, उन पर शासन करना या ये कहें उन्हें अपना गुलाम बनाना शुरू किया था। क्योंकि देखिए हम भी ब्रिटेन के गुलाम रह चुके हैं, ठीक है। इसका उद्देश्य था संसाधनों का दोहन, बाजारों पर कब्जा और राजनीतिक प्रभाव। क्योंकि ऐसा ही हुआ हमारे देश में भी। पहले हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, बट अब हमारे देश में जो संसाधन है उनकी कमी होगी। क्योंकि हमारे जो संसाधन थे, प्राकृतिक संसाधन थे, उनका दोहन हुआ, उनका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हुआ। बाजारों पर हमारा नियंत्रण छोड़ के जो ब्रिटेन है उसका नियंत्रण हो गया। राजनीतिक जो प्रभुत्व है वो जमने लगा था इन लोगों का, ठीक है। अब हम आगे चलेंगे। क्या 21वीं शताब्दी में साम्राज्यवाद प्रासंगिक है? आधुनिक संदर्भ में मूल्यांकन। यानी अगर हम आज की बात करें कि 21वीं शताब्दी में साम्राज्यवाद प्रासंगिक यानी अभी भी है या नहीं, तो हम किस तरह से देख सकते हैं। तो इसमें आप लिखेंगे हालांकि पारंपरिक औपनिवेशिक साम्राज्य अब समाप्त हो चुका है। यानी वो जो कब्जे वाली चीज थी वो तो अब समाप्त हो गई है, लेकिन साम्राज्यवाद की प्रवृत्तियां आज भी विभिन्न रूपों में मौजूद है। लेकिन हम कह सकते हैं जो साम्राज्यवाद है उसकी जो प्रवृत्तियां हैं या ये कहें उसका जो प्रभाव है वो आज भी मौजूद है। उन्होंने नव साम्राज्यवाद या आर्थिक साम्राज्यवाद कहा जाता है, और उन्हीं को अब नव साम्राज्यवाद बोल लो या फिर आर्थिक साम्राज्यवाद के रूप में हम उन्हें देख सकते हैं। अब हम देखेंगे बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रभुत्व। किस तरह से बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रभुत्व होता है? बड़ी वैश्विक कंपनियां गरीब देशों के संसाधनों और श्रम का उपयोग कर अत्यधिक मुनाफा कमाती हैं। ऐसा रियल में होता है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो ऐसे देशों में अपनी कंपनियां लगाती हैं जो वहाँ पर जो श्रम होता है वो कम होता है, और जो प्राकृतिक संसाधन है या संसाधन होते हैं वो आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो उनका अपना तो मुनाफा कमाती हैं और उनका शोषण करती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे नेक्स्ट है हमारा संस्थागत वर्चस्व। किस तरह से IMF, वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं की शर्तें विकसित देशों की नीतियों को नियंत्रित करती हैं। यानी जो IMF हो गया या वर्ल्ड बैंक हो गया जो विश्व स्तर पर है, जो कि विकासशील जो देश होते हैं उनकी जो नीतियां होती हैं उनको नियंत्रित करने का कार्य करती हैं। किस तरह से? क्योंकि ये जो है ये लोन देती हैं किसी भी गरीब या किसी भी जरूरतमंद देश को, ठीक है। ये देशों को लोन देने का कार्य करती हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे सांस्कृतिक साम्राज्यवाद। पश्चिम संस्कृति, भाषा, मीडिया और जीवन शैली का वर्चस्व स्थानीय संस्कृति को प्रभावित करता है। यानी जो पश्चिमी संस्कृति है हम उसका जो प्रभाव है, मीडिया है, भाषा है, उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा देख सकते हैं। क्योंकि देखिए अब हम इंग्लिश वर्ड्स या इंग्लिश बोलते हैं। इंग्लिश हमारी लैंग्वेज नहीं है बट फिर भी यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि हम पश्चिमी जो संस्कृति है उसका प्रभाव देख सकते हैं। चाउमीन, मोमोज, जीन्स पहनना, ये सारी चीज़ें करते हैं। अब हमारा पहनावा साड़ी थी, जीन्स नहीं थी, बट फिर भी लोग पहनते हैं। तो ये क्या है? ये पश्चिमी की देन है। मोमोज खाते हैं, चाउमीन खाते हैं, ये चीन पश्चिमी देशों की है। हमारे देश की ये सारी चीज़ें नहीं है। हमारे देश में कचौड़ी खाई जाती थी, समोसे खाए जाते थे, बट अब इनसे हम ट्रांसफ़र हो रहे हैं। हम नई चीज़ें यानी चाउमीन, मोमोज ये सारी चीज़ें खा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं जो पिज़्ज़ा वगैरह है ये हमें पश्चिमी जो संस्कृति है उसकी ओर अग्रसर कर रहा है या उसका हम पे प्रभाव है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे रणनीतिक नियंत्रण। किस तरह से जो हमारा रणनीतिक नियंत्रण है इसको देख लेते हैं। इसमें आप लिखेंगे बड़ी शक्तियां छोटे देशों से सैन्य अड्डे और राजनीतिक हस्तक्षेप के जरिए प्रभुत्व बनाए रखती हैं। यानी जो बड़ी बड़ी शक्तियां होती हैं वो छोटे जो सेना होती है या छोटे जो देश होते हैं या जिनकी सेना बहुत कमज़ोर होती है वहाँ पर अपने सैन्य जो अड्डे होते हैं या राजनीतिक जो हस्तक्षेप होती है उसके ज़रिए से कहीं ना कहीं अपना प्रभुत्व जमाई रहती है। यानी हम कह सकते हैं पहले डायरेक्टली शासन होता था, डायरेक्टली प्रभाव होता था, बट अब इनडायरेक्टली होता है, पर होता अब भी है, ठीक है। निष्कर्ष को देख लेते हैं। निष्कर्ष में आप लिखेंगे हालांकि परंपरागत साम्राज्यवाद का स्वरूप बदल चुका है, परंतु 21वीं सदी में आर्थिक, सांस्कृतिक और स्थापत्य स्तर पर साम्राज्यवाद आज भी प्रासंगिक और प्रभावी है। यानी हम कह सकते हैं जो साम्राज्यवाद था, परंपरागत साम्राज्यवाद था, उसका जो रूप है वो बदल गया 21वीं शताब्दी आते आते, लेकिन ये अभी भी आर्थिक, सांस्कृतिक और स्थापत्य स्तर पर हम इसका जो प्रभाव है उसे देख सकते हैं। यह अब प्रत्यक्ष शासनों के बजाय परोक्ष नियंत्रण और प्रभाव के रूप में कार्य करती है। यानी ये प्रत्यक्ष डायरेक्ट शासन नहीं करती, ये इनडायरेक्ट शासन करती है। इस प्रकार आज भी साम्राज्यवाद एक महत्वपूर्ण राजनीतिक चुनौती बन चुका है। यानी आज भी हम कह सकते हैं जो साम्राज्यवाद है वो इम्पोर्टेंट चुनौती बना हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ग्लोबल IR आयाम पर चर्चा कीजिए। यानी जो
ग्लोबल आईआर आयाम है वो क्या है ये आपको बताना है। तो चलिए परिचय से देखेंगे। परिचय में लिखेंगे ग्लोबल आईआर का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन को पश्चिमी दृष्टिकोण की एकांकी सीमाओं के बाहर निकालना, वैश्विक समावेशी और विविधतापूर्ण बनाना है। यानी देखिए जो भी हमारी ग्लोबल अंतर्राष्ट्रीय संबंध होते हैं उन्हें एक आयाम यानी एक ही जो पश्चिमी दबाव है उससे बाहर निकालकर वैश्विक समावेशी और विविधतापूर्ण उसे बनाना है। और आईआर का फुल फॉर्म ये है, ठीक है। यह प्रयास अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को केवल अमेरिका या यूरोप के अनुभवों से न केवल एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और अन्य क्षेत्रों के इतिहास, संस्कृति और चिंतन परंपराओं को भी समान महत्व देने की वकालत करता है। यानी देखिए यहाँ पर हम कह सकते हैं ब्रिटेन हो गया, अमेरिका हो गया, इन्हीं का प्रभुत्व रहता है, लेकिन इन सबके प्रभुत्व को हटाकर जो एशिया है, अफ्रीका है, लैटिन अमेरिका है, इनकी जो अपने वर्चस्व है, अपना जो इतिहास है, अपनी जो संस्कृति है, उनको भी जगह देना है ताकि इनकी जो संस्कृति है, इनका जो इतिहास है वो भी रह सके, ठीक है। अब हम देखेंगे ग्लोबल आईआर के प्रमुख आयाम। अगर हम इसके प्रमुख आयाम की बात करें तो पहला आप लिखेंगे पश्चिमोत्तर केंद्रीकरण की आलोचना। किस तरह से? इसमें आप लिखेंगे अब तक आईआर के सिद्धांत मुख्यतः पश्चिम देशों के विकसित हुए और उन्होंने अपनी ही राजनीतिक सामाजिक स्थिति को वैश्विक मानक मान लिया। ग्लोबल आईआर इस एकरूपता को चुनौती देता है। यानी देखिए अगर हम इनकी बात करें तो देखिए अभी तक जो पश्चिमी देश हैं उन्होंने ही अपना जो विकास है, अपना जो इतिहास है उसको दिखाया, अपनी जो राजनीतिक स्थिति है, और इसी को एक तरह से जो वैश्विक आयाम है उसके रूप में देख लिया और देशों की जो राजनीति है और देशों की जो स्थिति है उसे नज़रअंदाज कर दिया था। इसी वजह से ग्लोबल आईआर जो है वो इसी चीज़ को उजागर करने और जो दूसरे देश हैं उनका जो इतिहास है उसको एक तरह से दिखाने का कार्य करती है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे स्थानीय ज्ञान और परंपरा का महत्व। किस तरह से ग्लोबल आईआर विभिन्न सभ्यताओं के दृष्टिकोण जैसे कन्फ्यूशियनिज्म जो कि चीन की थी, वसुधैव कुटुंबकम जो कि हमारे भारत की थी, उम्बुटू जो कि अफ्रीका थी, आदि के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की समझ को शामिल करती है। यानी अब ये जो है ये अन्य जो संस्कृति हैं, अन्य जो देशों की संस्कृति है उनको भी उजागर करने का कार्य करता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे सांस्कृतिक विविधता और बहुलता। किस तरह से यह मानता है कि वैश्विक राजनीति को समझने के लिए सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और सामाजिक विविधता को महत्व देना जरूरी है। यानी देखिए किसी भी वैश्विक राजनीति को समझने के लिए उस देश की संस्कृति, इतिहास और सामाजिक जो विविधता है उनको समझना, उनको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। अब हम देखेंगे अन्य पॉइंट। नेक्स्ट आप लिखेंगे अभ्यस्त ज्ञान की पुनर्संरचना। किस तरह से? इसमें आप लिखेंगे ग्लोबल आईआर पारंपरिक शक्ति राजनीति के स्थान पर न्याय, पहचान, नैतिक और सहयोग को भी सहमति देता है। यानी जो हमारी परंपरागत जो न्याय है, शक्ति है, उसको भी न्याय को, पहचान को, नैतिकता को सहयोग देता है और उसे आगे बढ़ाता है, ठीक है। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। चलिए देख लेते हैं। निष्कर्ष में आप लिखेंगे ग्लोबल आईआर एक नवीन और आवश्यक दिशा है जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को अधिक लोकतांत्रिक, समावेशी और सैद्धांतिक रूप से विविध बनाता है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि वैश्विक राजनीति को सभी क्षेत्रों में की आवाज़ और अनुभवों के आधार पर समझा जाए, ना कि केवल पश्चिमी दृष्टिकोण से। यानी देखिए ये एक चीज़ है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा उजागर करती है कि हमारी जो राजनीति है, हमारी जो जितने भी सिद्धांत हैं, जितनी भी लॉ है या फिर जितनी भी राजनीति है, सभी को समझने के लिए हम सिर्फ जो पश्चिमी दृष्टिकोण है उसको आधार नहीं मान सकते, क्योंकि हर देश की अपनी राजनीति है, हर देश की अपनी अर्थव्यवस्था है, हर देश की अपनी सिचुएशन है, अपना समाज है। तो हमें सभी देशों की जो राजनीति है, अर्थव्यवस्था है, समाज है, इन सभी का अध्ययन करना चाहिए, ना कि पश्चिमी जो अर्थव्यवस्था है या पश्चिमी जो समाज है उसी के आधार पर पूरे विश्व को मान लेना चाहिए। तो ये चीज़ गलत है जो कि आईआर उजागर करने का कार्य करता है। आई होप आपको यहाँ तक सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, फॉर मोर कनेक्टिविटी आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो मेरी अपकमिंग वीडियोज़ हों वो आप लोग देख पाएँ एंड अपनी स्टडी अच्छे से कर पाएँ। एंड फॉर मोर कनेक्टिविटी आप मेरी इंस्टाग्राम ID, आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आप लोगों की स्टडी को एक तरह से ईजी बना देंगे। आप लोग ईजिली वीडियोज़ देख पाएंगे, आप लोगों को लिंक ईजिली मिल जाएगा। एंड जो लास्ट क्वेश्चन था कि आप लोगों
कोई नोट्स कहाँ मिलेंगे, तो आप या तो मेरे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज़ मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन या कोई डाउट हो तो आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगी। चलिए फिर आप वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट सब्जेक्ट के। ओके, चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।